हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आज मैं आपके सामने टेस्ट लेकर हाज़िर हुआ हूँ करंट अफेयर्स का, क्योंकि करंट अफेयर्स का वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है बीपीएससी में, आप लोग जानते ही हैं। तो मैंने ये सोचा है जिस टॉपिक्स के ज़्यादा वेटेज हैं मैं वही टेस्ट आपके सामने लेकर के आऊँ, क्योंकि लगभग 20 के आसपास दिन रह गए हैं। लगभग 17-18 दिन रह गए हैं, तो सोच रहे हैं कि वही टेस्ट आपके सामने लेकर के आएँ, जिससे आपका ज़्यादा वेटेज हो और जिसका ज़्यादा वेटेज हो और आपका जो कवरेजेशन है वो सबसे ज़्यादा हो पाए। जैसे आपका करंट अफेयर्स है, इसमें 30 से 40 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो मैं पहले ये सोच रहा हूँ कि आपके कम से कम 4 से 5 टेस्ट करंट अफेयर की करा दूँ, ताकि आपका जितना भी करंट, आप मंथली कंपैरिजन तो पढ़ते ही होंगे, या जो वार्षिकी आता है वो भी आप पढ़ते होंगे। और सोच रहा हूँ कि टेस्ट भी आप लगाते रहें। ये आप टेस्ट आपका धनंजय आईएएस का है, बहुत अच्छा इन्होंने क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए टेस्ट आज का स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि वैश्विक क्षमता केंद्र नीति 2026 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कृषि विनिर्माण को सहायता प्रदान करना, ग्रामीण कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी प्रतिभाओं के पलायन को रोकना या वापसी कराना, निजी तकनीकी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करना, या प्रयास नहीं किया गया। ये बिल्कुल नए पैटर्न पर क्वेश्चन बनाए गए हैं। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? दोस्तों, इसका आंसर सी रहेगा। आइए देखते हैं। जो वैश्विक क्षमता केंद्र नीति 2026 है वो एक बड़ा रणनीतिक बदलाव है, जिसका लक्ष्य बिहार को वैश्विक तकनीकी कार्यालयों और अनुसंधान एवं विकास केंद्रों के उभरते कदम के रूप में स्थापित करना है। ध्यान रखना, एक फैक्ट आपको और मैंने कवर करा दिया है। बेसिकली जो वैश्विक क्षमता केंद्र है वो बिहार को लक्ष्य करके रखी गई है, ठीक है ना, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से जो बिहार है वो प्रतिभा पलायन से त्रस्त रहा है। आपने देखा होगा कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ से बिहार और उत्तर प्रदेश, यहाँ से सऊदी अरब हो गया, और आपके जितने भी गल्फ़ कंट्री हैं और भारत के भी कई विभिन्न राज्य हैं, वहाँ पे लोग ना ज़्यादा काम करने के लिए जाते हैं। तो इसको वहीं पे R&D के केंद्र को स्थापित करने की बात करी गई है, ताकि वहाँ के लोग वहीं पर अपना जो टैलेंट है, अपनी जो प्रतिभा है, उनको पलायन ना हो, और वो वहीं पर रह करके अपना अच्छी तरीके से स्टडी है, अपना कोई काम है, कोई हुनर है, उसको इम्प्रूवमेंट करें और वहीं पर अपने काम करें और प्रवासन पे के शिकार ना बने, है ना। इससे क्या होगा कि स्थानीय सहायता प्रदान करके और बहुराष्ट्रीय जो निगम को आकर्षित करके इसका जो प्राथमिक उद्देश्य होगा वह स्थानीय स्तर पर जो उच्च वेतन वाली तकनीकी नौकरियां पैदा करना है, ताकि इस पलायन को मजबूती से रोका जा सके, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। वर्ष 2026 में बिहार द्वारा अर्धचालक कंपनी को कितने प्रतिशत पूंजी व्यय सहायता की पेश की गई है? ए 30%, 45%, 50% और 60%। बताइए दोस्तों, इसका आंसर सी रहेगा, यानी कि जो 2026 में बिहार द्वारा जो अर्धचालक कंपनियों को जो प्रतिशत पूंजी व्यय सहायता है वो 50% दी गई है, ठीक है ना। आइए देखते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है के अनुरूप बिहार ने 2026 में एक आक्रामक अर्धचालक यानी कि जो सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति शुरू की है। ये हाई तकनीकी एक इंडस्ट्रियल जो बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करने के लिए लाया गया है। तो राज्य ने रणनीतिक रूप से पूंजीगत व्यय पर 50% प्रतिशत की जो अत्यधिक प्रतिस्पर्धा है सहायता की पेश की है, और यह राज्य के भीतर अर्धचालक निर्माण इकाइयों, जिसको बोलते हैं जो फॉन्ड्रीज, परीक्षण और पैकेजिंग केंद्रों तथा इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों के विशाल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना में आने वाली वित्तीय बाधाओं को कम करने के लिए इसको तैयार किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। कजरा और ऊर्जा परियोजना मौलिक रूप से बिहार के बिजली ग्रिड की किस समस्या का समाधान करती हैं? सभी तापीय बिजली घरों को बदलना, बिजली की अधिकतम मांग को स्थिर करना, नेपाल को अतिरिक्त ऊर्जा का निर्यात करना, या घरेलू सौर पैनलों पर सब्सिडी देना। बताइए इसमें कौन सा सही रहेगा? दोस्तों देखिए, इसका आंसर बी सही रहेगा, यानी कि जो कर्जा और सौर ऊर्जा का जो उद्देश्य है बिजली की अधिकतम मांग को स्थिर करना है, ठीक है। आइए देखते हैं। जो लखीसराय में स्थित कजरा और सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ पे स्थित है? लखीसराय में। ध्यान रखना। अब पूछ सकता है कि जो बिजली की जो कजरा और ऊर्जा परियोजना है वो किस बिहार के किस ज़िले में है? तो ये लखीसराय में है, जो नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बिहार के संक्रमण की में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। इसका जो मूल उद्देश्य है वो तापीय बिजली यानी कि थर्मल पावर है को पूरी तरह से हटाना नहीं है, बल्कि जो ग्रिड में हरित ऊर्जा का निर्माण रूप से एकीकृत करना है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि कजरा जैसी जो आधुनिक और परियोजना बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली है से जुड़ी होती हैं। ये संयंत्र को दिन के समय और ऊर्जा संचित करने और शाम की व्यस्त अवधि यानी कि पीक आवर्स के दौरान उसे छोड़ने की सुविधा देती हैं, जिससे ग्रिड को विफल होने से बचाया जा सकता है। दोस्तों, पीक आवर्स उसको कहा जाता है जिस टाइम पे बिजली किसी भी चीज़ की खपत ज़्यादा हो,
चाहे वो खाने की खपत हो, चाहे वह बिजली की सप्लाई की खपत हो, उसको हम पीक आवर्स बोलते हैं। ठीक है ना, याद रहे। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, ग्रामीण पुल परियोजना के तहत किस जिले को पुलों का सर्वाधिक आवंटन प्राप्त हुआ है? मुजफ्फरपुर, नालंदा, पूर्वी चंपारण, गया या प्रयास नहीं किया गया? बताइए। दोस्तों, पूर्वी चंपारण को सबसे ज़्यादा पुलों का सर्वाधिक आवंटन हुआ है। आइए देखते हैं। जो ग्रामीण पुल परियोजना एक लक्षित पहल है जिसे राज्य की नदियों के जटिल जाल के कारण उत्पन्न होने वाली संपर्क बाधाओं को समाप्त करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, और पूर्वी चंपारण को इन पुलों का सर्वाधिक आवंटन प्राप्त हुआ है। भौगोलिक रूप से देखें तो यह जिला गंडक, सिकरहाना और उनके सहायक नदियों द्वारा कई भागों में विभाजित है। इन पुलों का निर्माण बाढ़ संभावित गांवों के लिए साल भर कृषि बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करके एक बड़े आर्थिक कार्य के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, गन्ना की खेती में टपक यानी कि ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा देने का विशेष उद्देश्य क्या है? रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता को समाप्त करना, भूजल के तनाव को कम करना और चीनी की प्राप्ति बढ़ाना, किसानों को पूरी तरह से जैविक कार्य तरीकों की ओर ले जाना, अंतर्राष्ट्रीय निर्यात मानकों का पालन करना, या ये भी प्रयास नहीं किया गया? बताइए। दोस्तों, इसका आंसर बी रहेगा, यानी कि भूजल के तनाव को कम करना और चीनी की प्राप्ति को बढ़ाना। देखो, गन्ना एक लाभदायक लेकिन अत्यधिक जल प्रधान फसल है, जिसकी खेती पारंपरिक रूप से जल की बर्बादी करने और बाढ़ सिंचाई यानी कि फ्लड इरिगेशन पद्धति से की जाती है। यह भूजल स्तर को कम करती है और मिट्टी में जलभराव का कारण बनती है। अगर हम सूक्ष्म सिंचाई, इसको हम टपक सिंचाई भी कहते हैं, के माध्यम से पानी और पोषक तत्व सीधे पौधों की जड़ों तक पहुँचाए जाते हैं, यह 2 बड़े लक्ष्य प्राप्त करता है। यह भूजल के दबाव को कम करता है और गन्ने के जो डंठल होते हैं उसमें सुक्रोज के संचय को बढ़ाता है, जिससे मिलों में चीनी की प्राप्ति दर बढ़ती जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, जनवरी 2026 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT पटना में उद्घाटित बिहार के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? ए परम रुद्र, बी परम शिवाय, सी परम शक्ति, डी परम ब्रह्मा? दोस्तों, इसका आंसर ए रहेगा। जो कंप्यूटर है, पहला कंप्यूटर है, उसका नाम परम रुद्र है। आइए देखते हैं इसके बारे में। जनवरी 2026 में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत बिहार ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT पटना में अपने पहले उच्च क्षमता वाले सुपर कंप्यूटर के उद्घाटन के साथ एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आधिकारिक तौर पर परम रुद्र नाम की यह गणना सुविधा पूर्वी भारत में उन्नत अनुसंधान बुनियादी ढांचे के अंतराल को भरती है। यहाँ कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI, जीनोमिक्स, जलवायु प्रतिरूपण और बाढ़ पूर्वानुमान जैसे जटिल स्थानीय शोध कार्यों के लिए आवश्यक संगणना शक्ति प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, बिहार की पहली प्रवेश नियंत्रित राजमार्ग परियोजना कौन सी है? ए पटना बक्सर द्रुतमार्ग, वाराणसी औरंगाबाद राजमार्ग, आमस दरभंगा द्रुतमार्ग, गोरखपुर सिलीगुड़ी गलियारा? दोस्तों, इसका आंसर सी रहेगा, यानी कि आमस दरभंगा द्रुतमार्ग। आइए देखते हैं इसके बारे में। आमस दरभंगा द्रुतमार्ग NH 119D आधिकारिक तौर पर बिहार के पहले प्रवेश नियंत्रित ग्रीनफील्ड द्रुतमार्ग के रूप से जाना जाता है। भौगोलिक रूप से यह एक रणनीतिक उत्तर दक्षिण गलियारा बनाता है। यह दक्षिण में स्वर्णिम चतुर्भुज यानी कि आमस औरंगाबाद को सीधे नेपाल की सीमा से लगे उत्तरी जिलों से जोड़ता है। जो उत्तरी जिला है वो कौन है? वो दरभंगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यह भारी भीड़भाड़ वाले शहरी केंद्रों को दरकिनार करते हुए और गंगा पर नए पुलों के माध्यम से माल ढुलाई के समय को कम करता है और कृषि रसद यानी कि एग्रो लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, रणजी ट्रॉफी की बिहार का एलीट श्रेणी में पहुंचना संरचनात्मक रूप से किसका परिणाम है? केंद्र सरकार द्वारा खेल के लिए प्रत्यक्ष वित्त पोषण, और राज्य क्रिकेट संघ का निजीकरण, या अन्य घरेलू लोगों के खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगाना, या निरंतर प्रशिक्षण और सुविधाओं में निवेश करना? बताइए, इसका आंसर क्या रहेगा? दोस्तों, इसका आंसर डी रहेगा, यानी कि जो निरंतर प्रशिक्षण सुविधाओं में निवेश करना इसका मेन उद्देश्य है। देखते हैं, जो प्रतिष्ठित रणजी ट्रॉफी में बिहार का जो एलीट श्रेणी में पदोन्नत होना राज्य के क्रिकेट प्रशासन और बुनियादी ढांचे में दशकों से चली आ रही कमी को सफल अंत का प्रतीक है। और यह उपलब्धि रातों रात लिया गया कोई राजनीतिक निर्णय नहीं था, बल्कि यह पेशेवर प्रशिक्षकों यानी कि कोचिंग स्टाफ की नियुक्ति, मोइनुल हक स्टेडियम जैसे मैदानों के आधुनिकीकरण और ज़मीनी स्तर पर प्रतिभा खोज के निरंतर प्रवेश का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों ये क्वेश्चन मिलान वाला है, आप इसको मिलाने की कोशिश करिएगा, तब तक मैं इसको मिलाने की कोशिश करता हूँ। आपका पटना है, शिवहर है, बेगूसराय है और सीतामढ़ी है।
देखिए दोस्तों, इसका मैं सही मिलान करता हूँ। इसका जो पटना है वो आपका सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। आपका जो शिवहर है वो सबसे न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। आपका बेगूसराय है तो वो आपका दूसरी सबसे उच्च प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। और आपका जो सीतामढ़ी है वो प्रति व्यक्ति आय में सबसे नीचे के 3 ज़िले में आ जाएगा। तो आप इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। उन्नत गन्ना खेती कार्यक्रम के तहत किए जाने वाले कार्यों के तार्किक क्रम को व्यवस्थित करें। खेतों का जीपीएस आधारित भूमि मानचित्रण, जल्दी पकने वाली किस्मों का वितरण, सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों की स्थापना, समय पर वित्तीय भुगतान के लिए मिलों से जुड़ाव। देखिए दोस्तों, इसका जो तार्किक क्रम है बिल्कुल सही है, लगा हुआ है 1 2 3 4। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। कथन और कारण वाला है। बिहार सरकार ने किसान आय सहायता योजना में सालाना 3,000 की वृद्धि करके उसे मजबूत किया है। कारण क्या दे रहा है? राज्य का उद्देश्य खेती को बढ़ती लागत यानी कि इनपुट कॉस्ट की भरपाई करना है और फसल के मौसम के दौरान नकदी यानी कि लिक्विडिटी की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। बताइए इसमें से कौन सा कथन सही यानी कि आर इसकी व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है? दोस्तों, इसका आंसर ए रहेगा, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और जो आर है वो ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26। दोस्तों, जो बिहार है, बिहार का स्पेसिफिक करंट, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, इससे बीपीएससी का पीवाईक्यू उठाकर देख लो, हर साल आपको क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ से। तो इसको अच्छे से करके जाइएगा। मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी ठीक से पढ़ देता हूँ ताकि मैं एक एक लाइन पढ़ के आपको सुनाता हूँ ताकि आप इसको सुने। और मेरी वीडियो को पता है कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लगे कि मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ तो कुछ नहीं करना, ईयरफोन्स लगाना, 1.5 की स्पीड पे इसको लगा के रखना और अच्छे से इसको जब आप खाना बना रहे हो या फिर सोने जा रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, उस पर लीड लगा लेना और उसको सुनते रहना ईयरफोन्स लगा करके। ठीक है ना। जब आपका फ्री टाइम हो तभी इस वीडियो को आप देखना। जनरली आप अपना स्टडी पर फोकस करना। खूब जितने भी आप करंट्स लेकर के आए हो, बुक्स लेकर के आए, जितना टॉपिक्स पढ़ने को रह गए हैं, आपके रिवीजन पर करने को रह गया है, उस पर ज़्यादा फोकस करना। कुछ नया कंटेंट पढ़ने की कोशिश मत करना क्योंकि समय बहुत ज़्यादा कम बचा है। क्योंकि आपको नया जो कंटेंट अब आपके माइंड में स्टोर नहीं रह पाएगा और जो पुराना कंटेंट आपने जो पढ़ रखा है उसको रिवीजन करेंगे तो वो अच्छा रहेगा। उसमें समय भी कम लगेगा और अधिकतम चीज़ों का रिवीजन भी कर पाएंगे। जो कोर सब्जेक्ट आपके बचे हैं उसको केवल रिवीजन करना है, बाकी ज़्यादा नहीं पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के संबंध में कथनों पर विचार करें। राज्य ने वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी में 13.1% की वृद्धि दर्ज की है। जीएसबी की बात करें तो तृतीय क्षेत्र यानी कि टर्शियरी सेक्टर का योगदान 50% के आंकड़े पार कर गया है और कुल व्यय में पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर का हिस्सा काफ़ी कम हो गया है। बताइए इसमें कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है। तो आपका पहला भी सही हो जाएगा, दूसरा भी सही हो जाएगा, लेकिन जो कुल व्यय में पूंजीगत व्यय है यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसको बोलते हैं सीपैक्स, तो वो आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्यों गलत हो जाएगा वो देखते हैं। जो राज्य सरकार की कुल व्यय में पूंजीगत व्यय है आपका, वो हिस्सा कम नहीं हुआ है बल्कि इसके विपरीत इसमें संरचनात्मक वृद्धि हुई है। ठीक है। क्योंकि राज्य ने दीर्घकालिक संपत्ति जिसमें आपका सड़क आता है, अस्पताल, कॉलेज इत्यादि आते हैं के लिए उधारी बढ़ाई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के संबंध में निम्नलिखित में से विचार करें। इसे पटना में 400 बिस्तरों वाले सुपर स्पेशलिटी सुविधा केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसका प्राथमिक लक्ष्य दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में होने वाले चिकित्सकीय पलायन यानी कि जो मेडिकल माइग्रेशन होता है को रोकना है और यह पूरी तरह से विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्राष्ट्रीय अनुदान द्वारा वित्त पोषित है। दोस्तों, इसका आंसर 1 और 2 रहेगा। सी इसका 3 कथन गलत हो जाएगा। अब क्यों गलत है? यह उन्नत पूरी तरह जो राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है, ना कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्राष्ट्रीय अनुदान से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि समुद्री यात्रा के बारे में कथनों पर विचार करें। इसे मुख्यमंत्री द्वारा पश्चिमी चंपारण यानी कि बेतिया से शुरू किया गया था। यह प्रशासनिक देखरेख के बिना विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक अभियान के रूप में कार्य करता है। यह जिला स्तर पर कार्यों के मूल्यांकन और जमीनी स्तर पर जनकल्याण की पहुंच पर केंद्रित है। बताइए इसमें कौन सा कथन सही है? दोस्तों, इसका आंसर 1 और 3 हो जाएगा, यानी कथन नंबर सी हो जाएगा और 2 इसका गलत हो जाएगा। अब 2 गलत क्यों है? इसमें कह रहा है ना कि यह कोई विशुद्ध राजनीतिक अभियान नहीं है। यह यात्राएं मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा मध्यम स्तर के नौकरशाहों की दरकिनार के सीधे प्रशासनिक कार्यों की निगरानी के लिए उपयोग की जाने वाली औपचारिक तंत्र है, न कि अनौपचारिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखें। बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना के संबंध में कथनों पर विचार करें। यह विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए 5 लाख से 20 लाख तक की वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान करती है। यह कड़ाई से केवल ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों तक ही वित्तीय सहायता को सीमित करती है।
बताइए इसमें कौन सा सही है। दोस्तों इसमें इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी केवल एक सही है। और 2 क्यों गलत है। जो यह योजना है वो रणनीतिक रूप से केवल ओलंपिक खेलों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वुशु, सेपट टकरा, कबड्डी और ड्रैगन बोट रेसिंग जैसे गैर ओलंपिक और स्वदेशी खेलों के एथलीटों को भी सहायता देती है, जिसमें बिहार के खिलाड़ियों में एक पदक जीतने की एक अपार संभावनाएं नजर आती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखें। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 के तहत मासिक धर्म स्वच्छता को शामिल करना बुनियादी रूप से क्या सुरक्षित करता है। क्या चिकित्सीय आपूर्ति का निःशुल्क वितरण, शारीरिक स्वायत्तता और शिक्षा की निरंतरता, छात्रों के लिए अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा, ग्रामीण स्वच्छता सेवाओं का निजीकरण। दोस्तों इसका आंसर भी रहेगा, यानी कि जो आपका आर्टिकल 21 है वो शारीरिक स्वायत्तता और शिक्षा की निरंतरता को बनाए रखता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखें। काजीरंगा एलिवेटेड वन्यजीव गलियारे की कुल लंबाई ठीक कितनी है। 24.5 किलोमीटर, 34.5 किलोमीटर, 44.5 किलोमीटर या 54.5 किलोमीटर। दोस्तों इसका आंसर भी रहेगा, यानी 34.5 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अब बताइए कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। ये आपको जानते हैं कि असम में है। ठीक है, बाकी और इसका पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं इतना इंपॉर्टेंट रख लीजिएगा, मैंने बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 देखें। यूजीसी समानता विनियम 2026 पर न्यायिक रोक मुख्य रूप से किसके कारण लगाई गई है। जातिगत भेदभाव की संकीर्ण परिभाषाएं, राज्य विश्वविद्यालयों के लिए वित्तीय प्रभाव, निजी महाविद्यालयों के लिए प्रवेश में हस्तक्षेप, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा संधियों का उल्लंघन, या प्रयास नहीं किया गया है। बताइए। क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसका ए सही रहेगा, यानी कि जो जातिगत भेदभाव की संकीर्ण भाषाएं हैं उसको लेकर के ये कानून चर्चा में था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखें। भारतीय समाचार पत्र दिवस किसकी ऐतिहासिक शुरुआत की याद दिलाता है। अमृत बाजार पत्रिका, बॉम्बे समाचार, द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिक्की का बंगाल राजपत्र। बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 इसका आंसर डी रहेगा, यानी कि जो समाचार पत्र दिवस है वो हिक्की का बंगाल राजपत्र से ऐतिहासिक शुरुआत की याद दिलाता है। दोस्तों ये भारतीय समाचार पत्र दिवस प्रतिवर्ष भारतीय उपमहाद्वीप में आधुनिक प्रिंट पत्रकारिता की शुरुआत की याद में मनाया जाता है। यह 29 जनवरी 1780 को जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा प्रकाशित हिक्की के बंगाल राजपत्र के ऐतिहासिक अंक की याद दिलाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखें। डीपीडीपी अधिनियम के तहत गोपनीयता प्रथम आधार ऐप के उपयोग के लिए सही क्रम की पहचान करें। ए, पहचान सत्यापन का अनुरोध उत्पन्न करना, 1, 2, 3, 4, 5। बताइए इसमें कौन सा क्रम सही रहेगा। दोस्तों इसका सही क्रम आपका पहले नंबर पे 1 हो जाएगा, फिर आपका 4 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। इसका आंसर सी रहेगा। ठीक है ना, इसको अच्छे से पढ़ के मिला लीजिएगा। मैं सिर्फ इसको सॉल्व कराता जा रहा हूँ फटाफट, ताकि टाइम आपका वेस्ट ना रहे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। पंचम डिजिटल चैटबॉट के संबंध में कथनों पर विचार करें। यह केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं के लिए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता सक्षम बहुभाषी इंटरफेस प्रदान करता है। यह केंद्र और ग्राम स्तर के निर्णय लेने वालों के बीच सीधा डिजिटल जुड़ाव स्थापित करता है। यह सभी ग्रामीण स्वयं सहायता समूह के नेताओं के लिए डिजिटल कर रिटर्न भरना अनिवार्य करता है। बताइए। दोस्तों इसका आंसर सी रहेगा, यानी कि 1 और 2। और जो तीसरा जो गलत है, यह एक सूचनात्मक और संपर्क टूल है। इसके पास स्वयं सहायता समूह के नेताओं के लिए कोई डिजिटल कर यानी कि टैक्स रिटर्न भरना अनिवार्य बनाने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, और ये इसका जो 3 कथन है वो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखें। अरावली सीमा पुनर्निर्धारण प्रस्ताव के संबंध में कथनों पर विचार करें। यह संरक्षित सीमा श्रेणी को 100 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों तक सीमित करता है। यह पुनर्निर्धारण मरुस्थलीकरण के जोखिम को काफ़ी हद तक कम करता है। क्वेश्चन नंबर 22। दोस्तों इसका आंसर ए रहेगा। अब देखिए दूसरा क्यों गलत है, क्योंकि अरावली के निचले हिस्सों से कानूनी सुरक्षा हटाकर यह पुनर्निर्धारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर की ओर मरुस्थलीकरण डिजर्टिफिकेशन के खतरे को बढ़ा देता है। इसलिए इसमें कहा गया कि ये कम करता है, तो कम नहीं करता है बल्कि बढ़ा देता है। जानते हैं ये जो न्यूज़ है काफ़ी चर्चा में रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक्शन भी लिया था, इसलिए बहुत चर्चा में रहा गया था। और जानते हैं कि चर्चित मुद्दे ही एग्ज़ाम में आपके पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखें कि इसमें कथन और कारण वाला दिया है। 1 जनवरी 2026 को 8वें वेतन आयोग का कार्यान्वयन एक प्रमुख आर्थिक प्रोत्साहन के रूप में कार्य करता है। कारण यह 1.15 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की खर्च की योग्य आय को बढ़ाता है, जिससे खपत की मांग बढ़ती है। बताइए। दोस्तों इसका कथन और कारण दोनों सही है, और ये व्याख्या भी ठीक कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 देखें। सामूहिक ऋण सूचकांक अपडेट किस प्रकार संरचनात्मक वित्तीय पारदर्शिता में सुधार लाते हैं। क्रेडिट ब्यूरो की भूमिका को समाप्त करके, ऋण देने में सूचनाओं की असमानता को कम करके, सूक्ष्म ऋणों की ब्याज दरों की सीमा को तय करके, या ऋण के लिए सरकारी मंजूरी अनिवार्य बनाकर।
दोस्तों इसका आंसर बी रहेगा, यानी कि ऋण देने से सूचनाओं की असमानता को कम करके ये किया जाता है। दोस्तों जो क्रेडिट सूचना कंपनी द्वारा जो क्रेडिट स्कोर होता है वो अपडेट को मासिक से साप्ताहिक में बदलना एक रिटेल फाइनेंस में एक बड़ा संरचनात्मक सुधार है, और यह सुनिश्चित करके कि उधारकर्ता का वित्तीय जो व्यवहार है ना, तो वो वास्तविक समय में दिखाई दे, और यह उधारकर्ता और ऋणदाता के बीच सूचनाओं की जो असमानता है को कम करता है और ऋण धोखाधड़ी को जोखिम को घटाता है। वर्ष 2026 में घोषित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए संशोधित आधार वर्ष क्या है? 2018, 2020, 2022, 2024। दोस्तों जानते हैं बहुत जल्दी ये CBI का जो अभी चेंज हाल ही में हुआ था, इसका जो आधार वर्ष रखा गया है 2024 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखें। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के संबंध में कथनों पर विचार करेंगे। हैं वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 6.8 से 7.2 की मजबूत सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP की वृद्धि दर का अनुमान लगाता है। यह सार्वजनिक पूंजीगत व्यय और विनिर्माण के पुनरुद्धार को विकास के कारकों को मुख्य कारकों के रूप में पहचानता है। यह संकेत देता है कि मुद्रास्फीति ने भारतीय रिजर्व बैंक की ऊपरी सहनशीलता सीमा को गंभीर रूप से पार कर लिया है। बताइए इसमें कौन से कथन सही हैं? दोस्तों इसका 1 और 2 तो सही हो जाएगा, लेकिन कथन 3 ये गलत हो जाएगा। अब गलत क्यों है? सर्वेक्षण वास्तव में ये दर्शाता है कि एक मिनट दोस्तों, हाँ, सर्वेक्षण वास्तव में ये दर्शाता है कि खुदरा मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर लिया गया है, और यह सीमा जो भारतीय RBI के द्वारा 2 से 6% की सीमा के भीतर है ना, और पार नहीं किया है, अभी सीमा के भीतर ही रखा गया है। अब जानते हैं कि जो मुद्रास्फीति है या फिर जो खुदरा मुद्रास्फीति है वो RBI कहता है कि जो 2% और 6% के बीच में रहना चाहिए, यानी कि 2 से कम ना होना चाहिए और 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। तो अभी इसने पार नहीं किया है, और बल्कि ये कंट्रोल में है ना। इसमें कहा गया कि पार कर लिया, इसलिए कथन 3 गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखें। NPS स्वास्थ्य पेंशन योजना के बारे में है। इसे पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण के विनियामक सैंडबॉक्स के तहत लागू किया गया है। यह विशेष रूप से स्वास्थ्य देखभाल के खर्चों के लिए पेंशन बजट की आंशिक निकासी की अनुमति देता है। दोस्तों इसके कथन दोनों सही हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखें। 28 कह रहा है बल्गारिया आधिकारिक तौर पर 2026 में यूरो को अपनाने वाला यूरोजोन का कौन सा सदस्य बन गया है? 21वां, 20वां, 19वां, 22वां। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने क्वेश्चन बनाए हैं। बिल्कुल BPSC का जब आप फॉर्मेट दिखेंगे ना, सेम ऐसे ही पूछता है, और इनकी जो करंट की न्यूज़ है वो भी काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल की है। ठीक है ना। तो जितना भी क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ कान में ईयरफोन लगा करके अच्छे से कुछ शांति के साथ सुनिएगा, ताकि एक एक चीज़ आपको दोबारा देखने की क्वेश्चन ना पड़े। मैं अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बस सुन लीजिएगा, इतना काम आपका हो जाएगा। लिखने भी कोई इतनी आवश्यकता नहीं है, बस सुन लीजिए, हो जाएगा। दोस्तों इसका आंसर ए रहेगा, यानी कि जो बल्गारिया है आधिकारिक तौर पर जो यूरो को अपनाने वाला यूरोजोन का एक सदस्य बना है वो 21वां सदस्य बना है। ठीक है ना, और 2026 में इसको अपनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अमेरिका के हटने से किसका जोखिम कई गुना बढ़ा दिया है? वैश्विक दवा कंपनियों का एकाधिकार, बाधित महामारी तैयारी, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का तत्काल पतन, और निजीकृत वैश्विक स्वास्थ्य बीमा। दोस्तों WHO से अमेरिका का हटना बेसिकली बाधित जो महामारी है उसको तैयारी को इनका न्योता देता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखें। देखिए दोस्तों इसमें आपका देश और रणनीतिक जुड़ाव मिलाने की बात कही गई है। मिलान वाले क्वेश्चन BPSC 2026 का 25 का पेपर देखेंगे, जो आपका शायद 13 सितंबर को हुआ था। उसमें क्वेश्चन योजना से मिला करके आए थे, और इस तरीके से इन्होंने देश और रणनीतिक जो जुड़ाव हैं उसको मिलान करने की बात करी गई है। देखो दोस्तों मैं आपको मिलान करता हूँ, आप इसको अच्छे से देखना कौन सा इसका सही है। दोस्तों इसका जो ए है उसका फ्रांस, तो फ्रांस उच्च शक्ति वाले जेट इंजनों का सह विकास करने वाला राज्य स्टेट बन गया है। और बी देखें तो संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE, ये 10 वर्षीय LNG आपूर्ति और रक्षा साझेदारी का देश बन गया है। और जो आपका जर्मनी है वो आपका महत्वपूर्ण खनिजों पर इरादे की संयुक्त घोषणा करने वाला स्टेट बन गया है। और डी देखें तो ब्रिक्स समूह, तो ये आपका CBDC भुगतान ढांचे का प्रस्ताव रखने वाला स्टेट बन गया है, यानी कि समूह बन गया है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखें। प्रधानमंत्री किसान योजना के लिए उत्तर प्रदेश का अनिवार्य विशिष्ट किसान पहचान पत्र संरचनात्मक रूप से क्या सुनिश्चित करता है? ए लक्षित अनुदान, सब्सिडी के रिसाव को समाप्त करना, जैविक खेती में अनिवार्य परिवर्तन, कुछ बाजारों का केंद्रीकरण नियंत्रण, या कृषि ऋणों की स्वायत्त कटौती। बताइए इसका आंसर ए रहेगा, यानी कि लक्षित अनुदान के रिसाव को समाप्त करना। क्वेश्चन नंबर 32 देखें।
32 बोल रहा है कि सोनाबेड़ा वन्यजीव अभयारण्य के संबंध में कथनों पर विचार करें। इसे आधिकारिक तौर पर माओवादी मुक्त घोषित किया गया है, जिससे दशकों में पहली बार तेंदुआ जनगणना संभव हो सकी है। यह केरल राज्य में पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है। तो ए तो इसका सही है, लेकिन बी गलत है। अब बी क्यों गलत है देखते हैं। जो सोनाबेड़ा भौगोलिक रूप से ओडिशा राज्य में, ना कि केरल में, इसमें केरल की बात की गई है ना, तो इसलिए गलत है। और इसकी जो सीमा है वो छत्तीसगढ़ से लगती है, और यह केरल के पश्चिमी तट में स्थित नहीं है ना। और इसमें कहा गया है कि पश्चिमी तट पर स्थित है, भीतर स्थित है। क्योंकि जो प्रश्न है गलत कथन की मांग करता है, इसलिए केवल दूसरा कथन सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 33 देखें। इसमें कह रहा है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी कि CPI 2025 में भारत का आधिकारिक स्थान क्या था। दोस्तों 89वें स्थान पर था, ये तो सब जानते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 34 देखें। कथन और कारण वाला है। ओडिशा के बौद्ध डायमंड ट्रायंगल को यूनेस्को की विश्व धरोहर की अवस्था सूची में जोड़ा गया है। देखिए दोस्तों, इस टाइम जो जितना भी करंट चल रहा है 2026 का, जब आप UPSC का एग्ज़ाम देखेंगे तो उसमें भी बौद्ध धर्म से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बने थे। तो मेरा ये मानना है जिस तरीके से UPSC को ये लोग कॉपी करते हैं, तो ये भी क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना। भले ही सीधे स्टेटमेंट ना दे, लेकिन मैं आपको जो एक्सप्लेनेशन पढ़ाऊँगा उसको अच्छे से सुनना, उसमें से ये फैक्ट उठा करके पूछ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत डिटेल में कवर किया है। ठीक है, बस आप सुन लीजिएगा, आपका काम सारा हो जाएगा, कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है। ओडिशा के बौद्ध डायमंड ट्रायंगल में यूनेस्को की विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में जोड़ा गया था। ये स्थल, कारण वो कह रहा है कि ये स्थल प्राचीन समुद्री मार्गों में जोड़े महायान और वज्रयान बौद्ध धर्म की निरंतरता को प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों इसका आंसर ए रहेगा, यानी कि जो कारण और कथन दोनों सही हैं। जो ओडिशा के बौद्ध डायमंड ट्रायंगल, जिसमें ललितगिरी, रत्नगिरी और उदयगिरी के प्राचीन मठ परिसर शामिल हैं, को आधिकारिक तौर पर यूनेस्को की विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। और ये विशाल पुरातात्विक स्थल ऐतिहासिक रूप से अद्वितीय हैं। ये संरचनात्मक रूप से बौद्ध दर्शन की निरंतरता और विकास यानी कि प्रारंभिक हीनयान से महायान और अंततः वज्रयान तक को प्रदर्शित करते हैं, जो कि प्राचीन कलिंग समुद्री व्यापार मार्गों से गहराई से जुड़े हैं। अतः कारण कथन दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखें कि नितिन नबीन की भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति किस रणनीतिक बदलाव का प्रतीक है। ए प्रशासनिक तंत्र का केंद्रीकरण, पीढ़ीगत नेतृत्व परिवर्तन को लागू करना, क्षेत्रीय दलों का केंद्र में विलय करना, या पश्चिमी भारतीय निर्वाचन क्षेत्रों की प्राथमिकता देना। बताइए इसमें कौन सा सही रहेगा। दोस्तों इसका आंसर बी रहेगा, यानी कि जो नितिन नबीन की जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति है वो पीढ़ीगत नेतृत्व परिवर्तन को लागू करने की स्ट्रैटेजिक रूप में मानी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देखें। नई दिल्ली में आयोजित 28वें CSPOC के संबंध में कथनों पर विचार करें। यह राष्ट्रमंडल के भीतर पीठासीन अधिकारियों के सर्वोच्च मंच के रूप में कार्य करता है। इसकी पहचान या इसकी चर्चा विधायी पारदर्शिता और अंकीय कानून निर्माण मंचों पर केंद्रित है। बताइए इसमें कौन सा सही है। दोस्तों इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, बल्कि ये दोनों कथन सही हैं, तो इसका आंसर सी नहीं बल्कि डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखें कि अशोक चक्र 2026 अंतरिक्ष मिशन में उत्कृष्टता के लिए किसे प्रदान किया गया है। राकेश शर्मा, रवीश मल्होत्रा, शुभांशु शुक्ला या डी प्रशांत बालकृष्ण। दोस्तों सभी ने इसका आंसर सी लगाया हो, लेकिन सी नहीं है। ठीक है, बल्कि प्रशांत जो बालकृष्ण है उनको दिया गया। अब देखिए कौन है, इनको क्यों दिया गया है। जो अशोक चक्र जो होता है वीरता, साहसी कार्य या आत्म बलिदान के लिए दिया जाने वाला एक भारत का सर्वोच्च शांतिपूर्ण सैन्य अलंकरण है। वर्ष 2026 में ऐतिहासिक रूप से गगनयान मिशन के कमांडर ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर को उनके असाधारण साहस, तकनीकी कौशल और अत्यधिक उच्च जोखिम वाली परिस्थितियों में भारत की पहली मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखें। पुस्तकों के शीर्षकों को उनके संबंधित विषय या केंद्र विषयों के साथ सम्मिलित कीजिए। देखिए एक तरफ पुस्तक का शीर्षक है और दूसरी तरफ उनका विषय है। क्वेश्चन आपको थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन मैं आपको मिलान करवा दे रहा हूँ, उसको आप अच्छे से सुन लीजिएगा, मैं पढ़ के बोलूँगा। इसमें कह रहा है कि नो फुल स्टॉम्प इन इंडिया। ठीक है, तो इसका तो आपका 4 हो जाएगा, यानी कि मार्क टुली द स्वतंत्रता के बाद के भारतीय समाज का वृत्तांत है। बी द लाइफ एंड लेगेसी ऑफ अरुण जेटली, तो इसका आंसर आपका 1 हो जाएगा, एक पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री की विरासत। ठीक है, सी की बात करें तो अग्नि सर रसूलों को विकसित कामलाम, तो इसका आपका हो जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जीवनी आधारित श्रद्धांजलि। डी द हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर, ये आपका मुख्यधारा की ऐतिहासिक कथाओं पर वैकल्पिक दृष्टिकोण, यानी कि इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आइए थोड़ा सा इस बुकों के बारे में थोड़ा देख लें।
जो आपकी पहली बुक है तो इसमें वरिष्ठ पत्रकार मार्क टुली द्वारा इसको रचित स्वतंत्र भारत के समाज और जटिल सांस्कृतिक संरचनाओं का एक प्रसिद्ध वृत्तांत है। बस आप क्या करना, इसका नाम और इसके जो रचनाकार हैं उसका नाम याद रखना, इससे आपका काम हो जाएगा, क्योंकि इसमें विषय पूछा है लेकिन विषय पूछने की इतनी संभावना है नहीं, ठीक है ना। जो सेकंड वाली बुक है द लाइफ ऑफ लेगेसी ऑफ अरुण जेटली, और तो ये एक किस्म का जीवनी है ना, जो केंद्रीय वित्त मंत्री हमारे जो अरुण जेटली हैं उनकी जीवनी पर लिखी गई है। और अग्नि सर रसुलु जो है विकसित कामलम, ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जीवनी ज़मीनी स्तर से राष्ट्रपति भवन तक की जो प्रेरक यात्रा को समर्पित जीवनी का एक तेलुगु अनुवाद है, ठीक है। तो द हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर, ये एक शोधपरक ऐतिहासिक पुस्तक है जो कि उन वैकल्पिक दृष्टिकोणों और हाशिए पर रहने वाले व्यक्तित्वों पर ध्यान केंद्रित करती है जिन्हें मुख्यधारा की ऐतिहासिक कथाओं में नज़रअंदाज किया गया था। यानी कि बेसिकली जो सबॉल्टर्न दृष्टि से इतिहास लिखा जाता है उस दृष्टि से ये बुक लिखी गई है। इसको आप ऐसे आसानी से समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखें कि भारतीय सेना के अंकीय रूपांतरण की दिशा में तत्कालिक प्रगति की व्यवस्थित कीजिए। वर्ष 2026 को नेटवर्किंग और डेटा केंद्रिता के वर्ष के रूप में मनोनीत करना। 2 सभी कमानों में सुरक्षित डिजिटल संचार ग्रिड का एकीकरण करना। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई सक्षम निर्णय सहायता प्रणालियों की तैनाती करना। यह पूर्ण रूप से क्रियाशील संजाल केंद्रित युद्ध प्रणाली क्षमता विकास करना। बताइए इसका सही क्रम क्या रहेगा, तार्किक क्रम क्या रहेगा। दोस्तों इसका जो क्रम है 1 2 3 4 जो जैसा लगा हुआ है बिल्कुल सही है, इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखें, शक्सगाम घाटी में चीन का बुनियादी ढांचा विस्तार रणनीतिक रूप से भारत को कैसे खतरे में डालता है। समुद्री व्यापार मार्गों को पूरी तरह से अवरुद्ध करके, या अंतर्राष्ट्रीय नदियों के जल की दूषित करके, या उपग्रह संचार लिंक को बाधित करके, या सियाचिन ग्लेशियर के पास सैनिकों की आवाजाही को बढ़ाकर। बताइए दोस्तों इसका आंसर कौन सा रहेगा। दोस्तों इसका आंसर डी रहेगा। आप जानते हैं जो सियाचिन है वो ग्लेशियरों के पास सैनिकों की आवाजाही को बढ़ाकर इसकी रणनीतिक रूप से भारत को कैसे खतरे में डाल सकता है, वो खतरा मेनली ये है। आपने देखा होगा जो गलवान जो संघर्ष हुआ था चीन के बीच में, तो इसी तरीके से ये भी है। क्वेश्चन नंबर 41 देखें, हल्दिया में नौ सैनिक अड्डे के संबंध में कथनों पर विचार करें। यह पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के मुहाने के पास रणनीतिक रूप से स्थित है और यह बंगाल की खाड़ी में पूर्वी नौसेना कमान की निगरानी क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है। इसकी स्थापना मुख्य रूप से अरब सागर में समुद्री डकैती को रोकने के लिए की गई है। बताइए दोस्तों इसका आंसर 1 और 2 रहेगा, तीसरा इसका गलत है, क्यों। अब देखते हैं। हल्दिया जो भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, ना कि इसे बंगाल की खाड़ी की सुरक्षा और मलक्का जो जल यानी कि जो स्टेट है की निगरानी के लिए स्थापित किया गया था, ना कि अरब सागर में, है ना, कि जो पश्चिमी नौसेना कमान के अधिकार में है, ये समुद्री डकैती को रोकने के लिए है। ध्यान रखना ये बे ऑफ बंगाल के लिए है, ना कि अरब सागर के लिए है। क्वेश्चन नंबर 42 देखें। 42 कह रहा है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2026 मुख्य रूप से किस सुविधा के लिए कचरे को 4 श्रेणियों में अलग करना अनिवार्य बनाते हैं। नगर निगम कर संग्रह में वृद्धि, स्थानीय स्तर पर संसाधनों की अधिकतम प्राप्ति, केंद्रीय कचरा डंप करने वाले स्थानों का विस्तार करना, या अपशिष्ट प्रबंधन का निजीकरण करना। दोस्तों इसका आंसर भी रहेगा, यानी कि स्थानीय स्तर पर जो संसाधनों की अधिकतम प्राप्ति है उसके लिए इस अधिनियम को लाया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 देखें। 43 कह रहा है कि भारत द्वारा जैव विटुमेन के व्यावसायिक उत्पादन के संबंध में कथनों पर विचार करें। यह पूरी तरह से अक्षय बायोमास स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। इसका उद्देश्य सड़क निर्माण के लिए आयातित कच्चे तेल पर भारत की निर्भरता को बढ़ाना है। दोस्तों इसका आंसर केवल 1 रहेगा, दूसरा इसका गलत है। अब दूसरा क्यों गलत है आइए देखते हैं। को दूसरा कह रहा है कि जैव जो विटुमेन है कि जो व्यवसायीकरण का जो संपूर्ण आर्थिक और रणनीतिक उद्देश्य आयातित कच्चे तेल पर भारत की विशाल वित्तीय निर्भरता को संरचनात्मक रूप से कम करना, ना कि बढ़ाना है, ठीक है। तो इसलिए गलत है। जिसका जो उपयोग है परंपरागत रूप से सड़क निर्माण के लिए डामर बनाने के निर्माण में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 देखें। तेजस्विन शंकर ने एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ए डेक्थलॉन ऊंची कूद, हेप्टाथलॉन या लंबी कूद। दोस्तों तो उन्होंने हेप्टाथलॉन के रूप में इसको जीता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। शया मोहसिन मोहम्मद अल जिंदानी को 2026 की शुरुआत में कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ये चर्चा बहुत रही थी, आप सब जानते होंगे। ओमान, यमन, कुवैत या लेबनान। दोस्तों इसका आंसर भी रहेगा, यानी कि ये यमन में का जो पीएम इनको नियुक्त किया गया है। आइए इनके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। वर्ष 2026 की शुरुआत में गंभीर रूप से भू राजनीतिक संकट और लाल
सागर में समुद्री बाधाओं के बीच यमन को जो प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक फेरबदल किया। अनुभव राजनयिक और पूर्व विदेश मंत्री शाह मोहसिन मोहम्मद अल जंदानी के यमन के नए प्रधानमंत्री के रूप में आधिकारिक तौर पर नियुक्त किया गया है, जिन्हें सरकार की खंडित आर्थिक और राजनीतिक नीतियों को स्थिर करने का कार्य सौंपा गया है। 46 देखें, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना चरण 2 के तहत अंतरिम 2 लाख का विवरण जो वेतन है बुनियादी रूप से किस पर निर्भर है? तत्काल बिना गारंटी वाले ऋण की मंजूरी, जीविका द्वारा तकनीकी प्रशिक्षण का पूरा होना, MSME अधिनियम के तहत अनिवार्य पंजीकरण या व्यावसायिक व्यवहार्यता का 6 महीने का मूल्यांकन। बताइए, तो इसका आंसर डी रहेगा, यानी कि व्यावसायिक व्यवहार्यता यानी कि बिजनेस वायबिलिटी का 6 महीने का मूल्यांकन। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं। मूल्यांकन जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना चरण 2 के इस तरह तैयार किया गया है कि सरकारी धन का दुरुपयोग ना हो। यद्यपि प्रारंभिक बीज पूंजी यानी कि सीड कैपिटल शुरुआत में प्रदान की जाती है, लेकिन अंतिम 2 लाख की बड़ी पूंजी सहायता का वेतन स्वतः ऑटोमेटिक नहीं होता। यह कड़ाई से व्यावसायिक व्यवहार्यता के लिए 6 महीने के कठोर मूल्यांकन पर निर्भर है, जिसका भौतिक सत्यापन सरकारी ऑडिटरों और जीविका नेटवर्क द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखें, बक्सर के नवानगर में उद्घाटित अत्याधुनिक कोका कोला बॉटलिंग संयंत्र कितनी अनुमानित लागत से स्थापित किया गया? ए 1500 करोड़, बी 1000 करोड़, 1200 करोड़ या 800 करोड़। दोस्तों इसका आंसर सी रहेगा, यानी कि 1200 करोड़ की लागत से इसको स्थापित किया गया है। यानी कि बिहार की कृषि प्रसंस्करण और औद्योगिक परिदृश्य को बढ़ावा देते हुए बक्सर के नवानगर औद्योगिक क्षेत्र में एक अत्याधुनिक ग्रीनफील्ड कोका कोला बॉटलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। इस विशाल बुनियादी ढांचा का परियोजना का जो लागत रही है लगभग 1200 करोड़ के आसपास है, और जो हाल के इतिहास में राज्य के सबसे बड़े एकल निजी क्षेत्र के निवेशों में से एक माना जा रहा है। तो इसकी बहुत चर्चा भी हो रही है। आपने जब करंट देखते होंगे तो इसकी चर्चा जाहिर सी बात आपके सामने आई रही होगी। क्वेश्चन नंबर 48 देखें, 7 निश्चय 3 रूपरेखा के संबंध में कथनों पर विचार करें। यह प्राथमिक ध्यान बुनियादी ढांचे से हटाकर उच्च मूल्य वाले निजी निवेश और परिणाम उन्मुख शासन की ओर ले जाता है। इसका लक्ष्य वर्ष 2040 तक बिहार की विकसित राज्यों की श्रेणी में लाना है। बताइए इसका कौन सा सही रहेगा? दोस्तों 48 का आंसर ए रहेगा और दूसरा आंसर गलत है। क्यों गलत है? इसका लक्ष्य 2040 तक बिहार को एक विकसित राज्यों की श्रेणी में लाना है। 2040 तक तो नहीं है बल्कि 2030 तक है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। 49 देखें, कथन और कारण वाला है। बिहार अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर की नीति 2026 का निर्माण इकाइयों यानी कि फैब्स और ATMP इकाइयों के लिए कुल 75% तक पूंजीगत सहायता प्रदान करती है। बी, इसका जो कारण है, बिहार का लक्ष्य रसद यानी कि लॉजिस्टिक संबंधी कमियों को भरपाई करना है। उच्चतम केंद्र सरकार राज्य यूनिट जो संयुक्त वित्तीय सहायता प्रदान करके स्थापित तकनीक राज्यों के साथ आक्रामक रूप से स्पर्धा करना है। दोस्तों इसका आंसर दोनों कथन और कारण सही और सही इसकी व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 देखें। 50 कह रहा है कि महिला उद्यमिता को बढ़ाने के लिए तैयार की गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के बारे में चरणों पर काल अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। 2 लाख का प्रत्यक्ष लाभ, 10,000 की प्रारंभिक बीज पूंजी का प्रावधान, व्यावसायिक व्यवहार्यता का 6 महीने का मूल्यांकन, या चौथा जीविका नेटवर्क में एकीकरण। दोस्तों इसका आंसर देखिए बी रहेगा, यानी कि पहले पे 4 वाला हो जाएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 1, यानी कि उल्टा क्रम दिया हुआ है। इसको हम सही करें तो इसका आंसर बी निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखें। इसमें कह रहा है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2026 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का जो लीड फैसिलेटर है मॉडल है बुनियादी रूप से जवाबदेही किसे हस्तांतरित करता है। देखिए कितना टॉप के लेवल का क्वेश्चन बनाया है। इनकी न्यूज़ मुझे पढ़ के ये अच्छा लगा कि ये लोग क्वेश्चन बहुत अच्छा बनाते हैं, एक स्टैंडर्ड रहता है इन लोगों का, है ना, फालतू बकवास नहीं इसमें रखते हैं ये लोग। तो 52 आपका ये रहा। इसमें कह रहा है बताइए निजी वाणिज्यिक स्वच्छता ठेकेदारों को, क्षेत्रीय राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को, या स्थानीय महापौरों और नगर परिषदों को, या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संगठनों को। जाहिर सी बात है ये नगर निगमों से स्टार्ट होगी, तो ये स्थानीय जो महापौर होते हैं नगर निगम के जो मेयर कहलाते हैं उनको, और नगर के पार्षदों को रखा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम इसका देख चुके हैं एक्सप्लेनेशन, तो आपको देखिए ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि इंडिया AI इम्पैक्ट समिट। दोस्तों ये क्वेश्चन आई थिंक 2026 में UPSC में आ चुका है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। जो AI समिट है 2026 के संबंध में कथन पर विचार करें। इसे 3 सूत्रों के इर्द गिर्द तैयार किया गया था जो लोक गिरह और प्रगति पर जोर देते हैं। नई दिल्ली घोषणा पत्र ने ओपन सोर्स मॉडल को प्रतिबिंबित करके AI सुरक्षा की कड़ाई से वकालत की है। इस शिखर सम्मेलन में निवेश यानी प्रतिबद्धताओं में अभूतपूर्व $240 बिलियन जुटाए हैं। बताइए इसमें कितने कथन सही हैं?
सॉरी सही नहीं है। तो इसमें पहला तो सही रहेगा, लेकिन 2 और 3 गलत है। अब क्यों गलत है देखते हैं। देखो, नई दिल्ली घोषणा पत्र ने वास्तव में एआई के लोकतंत्रीकरण की वकालत की है, सही बात है। इसने ओपन सोर्स मॉडल का समर्थन किया ताकि कुछ बड़ी तकनीकी कंपनियों को इस पर एक अधिकार ना रहे, है ना। इसमें कह रहा है कि उन्होंने वकालत नहीं की है, बल्कि उन्होंने समर्थन किया है, ठीक है। और 3 क्यों गलत है। जो शिखर सम्मेलन ने निवेश प्रतिबद्धताओं में 14 बिलियन जुटाए हैं, ना कि 240 बिलियन, ठीक है, इसलिए ये कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 53 देखें। केंद्रीय बजट 2026-27 में निर्धारित केंद्र सरकार का राष्ट्रकोषीय घाटा लक्ष्य ठीक कितना है, बताइए। 4.5, 4.3, 4.4 या 5.6। दोस्तों इसका आंसर ए रहेगा, यानी कि 4.5। अब देखिए, इन्होंने बिहार का इकोनॉमिक सर्वे है और जो ओवरऑल इंडिया का जो बजट आता है, केंद्रीय बजट उसको बोलते हैं, केंद्रीय अपना इकोनॉमिक सर्वे है, सबको उन्होंने कवर किया है। और जो बीपीएससी वाले हैं, ये पूरा ऑलराउंडर कवर करते हैं। ये कोई एक सेक्शन से न्यूज़ नहीं पूछते हैं, ना किसी एक मैगजीन से पूछते हैं, ये ओवरऑल पूछते हैं। तो इसलिए टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वो टेस्ट सीरीज़ वाला जो टेस्ट बनाते हैं, वो कई सोर्स को इस्तेमाल करते हैं, और हम लोग बुक्स वगैरह पढ़ते हैं तो हम एक ही सोर्स पर रह जाते हैं, इसलिए हमारे नंबर कम आते हैं और हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। आई होप, मैं दुआ करता हूँ कि आप लोगों का सिलेक्शन ना रुके और अच्छे तरीके से प्रिपेयर होकर जाएँ। बस टेस्ट को अच्छे से करके जाइएगा, यहाँ से देखना आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, बाकी अपने पढ़ तो रखा ही होगा। 54 देखें। द्विपक्षीय साझेदारी को उनके विशिष्ट 2026 के रणनीतिक परिणामों के साथ सम्मिलित कीजिए। वही देखो, सम्मिलित करने वाले फिर आ गए। दोस्तों मैं मिलान कर रहा हूँ, इसको अच्छे से सुनिएगा। देखिए, जो फ्रांस है उसका चौथा हो जाएगा, यानी कि होराइजन 2047 पनडुब्बी निर्माण में। आपको जो मलेशिया है वो आपका 1 हो जाएगा, यानी कि बैक एंड टू फ्रंटेड सेमीकंडक्टर कॉरिडोर। आपका जो मलेशिया है वो आपका वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन टास्क फोर्स आ जाएगा, यानी कि डी वाला आपको, सॉरी, ब्राज़ील का 2 हो जाएगा। और जो आपका सेशल्स है वो आपका एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली को लेकर के आ जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखें। 55 कह रहा है कि सॉरी, दिल्ली द्वारा 2028 तक डिलीवरी एग्रीगेटर्स के 100% विद्युतीकरण का आदेश रणनीतिक रूप से किस लिए तैयार किया गया है। आयातित तेल पर राष्ट्रीय निर्भरता को कम करना, लिथियम आयन बैटरी निर्माण को सहायता देना, या शहरी वायु प्रदूषण संकट को सीधे समाधान करना, या चार्जिंग ग्रिड के माध्यम से नगर निगम का राजस्व उत्पन्न करना। दोस्तों इसका आंसर सी रहेगा, यानी कि शहरी वायु प्रदूषण संकट को सीधे समाधान करना इसका मेन उद्देश्य है। जो दिल्ली की जो मोटर वाहन एग्रीगेटर योजना 2028 तक अभी सभी डिलीवरी एग्रीगेटर जैसे कि जोमेटो, स्विगी आदि और कैब सेवाओं को 100% विद्युत वाहनों में बदलने का आदेश दे दी है। और विद्युत तेल पर निर्भरता कम करना एक राष्ट्रीय लक्ष्य है, लेकिन इस नगर निगम आदेश का जो प्राथमिक और तत्कालिक उद्देश्य उस गंभीर वायु प्रदूषण में PM 2.5 और 10 स्तर पर समाधान करना है, जो हर सर्दियों में राजधानी को अपनी चपेट में लाता है। क्वेश्चन नंबर 56 देखें। कह रहा है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 के बारे में कथन विचार करें। राज्य स्तर पर नौकरशाही रिसाव बढ़ने के कारण भारत की रैंकिंग गिरकर 96वें स्थान पर आ गई है। डेनमार्क उच्चतम ईमानदारी स्कोर के साथ वैश्विक मानक शीर्ष में बना हुआ है। दोस्तों इसका आंसर भी रहेगा, हमने इसको पढ़ चुका है, यानी कि 2 तो ठीक है, लेकिन इसमें आपका 1 गलत है। क्यों? क्योंकि भारत की रैंक 96 नहीं है बल्कि 93 है। 57 देखें। फरवरी 2026 में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO का पद आधिकारिक रूप से किसने ग्रहण किया है। VVR सुब्रमण्यम, दिवाकर जयंत, अरविंद केसी, निधि छिब्बर, या बताइए। दोस्तों इसका आंसर ए रहेगा, यानी कि VVR सुब्रमण्यम है, इन्होंने इसको ग्रहण किया है। 58 देखें। सॉरी दोस्तों, मैं इसका गलत आंसर पड़ गया। इसमें जो 57 वाले का आंसर रहेगा बी रहेगा, यानी कि दिवाकर जयंत है, वो नीति आयोग के CEO को का पद धारण उन्होंने किया है। क्वेश्चन नंबर 58 देखें। 2026 में राज्य चुनाव आयुक्तों के राष्ट्रीय सम्मेलन के परिणाम स्वरूप किसे अपनाया गया है। ए राष्ट्रीय घोषणा पत्र, बी नई दिल्ली डिजिटल चुनाव समझौता, विकसित भारत मतदान संकल्प, या चुनावी अखंडता समझौता। दोस्तों इसका आंसर ए रहेगा, यानी कि राष्ट्रीय घोषणा पत्र। देखिए दोस्तों 2026 में राज्य चुनाव आयुक्तों का जो राष्ट्रीय सम्मेलन है भारत भर में विभिन्न स्थानीय चुनाव प्रक्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन था। इसका जो समापन है राष्ट्रीय घोषणा पत्र 2026 को सर्वसम्मति से अपनाने के साथ हुआ है, जिसके तहत सभी राज्य चुनाव आयोग को मानकीकृत EVM नियमों का उपयोग करने और स्थानीय निकाय मतदाता सूची को एक समान बनाने के प्रतिबद्ध हुए हैं। 59 देखें। हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट्स के संबंध में कथनों पर विचार करें।
ये विशेष रूप से 500 किलोमीटर से ऊपर की निचली पृथ्वी कक्षा LEO में काम करते हैं। ये LAC जैसे विशिष्ट क्षेत्रों पर निरंतर और अचूक निगरानी प्रदान करते हैं। यह पूरी तरह से सौर ऊर्जा तथा द्वारा संचालित होते हैं, जो लंबे समय तक समताप मंडल में टिके रहने की क्षमता सुनिश्चित करती है। अब बताइए इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। दोस्तों इसका पहला कथन गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। अब पहला क्यों गलत है देखते हैं। जो हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट्स है वो अंतरिक्ष में काम नहीं करते। क्यों? वे समताप मंडल लगभग इसकी जो ऊंचाई होती है वो 18 से 20 किलोमीटर की होती है, और यहाँ पर ऊंचाई बढ़ने पर इसका तापमान जो है बढ़ता जाता है, घटता जाता है। ठीक है, जो विमानों की ऊंचाई से ऊपर लेकिन पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर है, इसलिए कथन गलत हो जाएगा। 60 देखें, बिहार पुलिस साइबर इंटेलिजेंस यूनिट पारंपरिक साइबर सेल्स मुख्य रूप से किस प्रकार अलग है? केवल व्यक्तिगत उपयोगकर्ता पर मुकदमा चलाने पर ध्यान केंद्रित करती है, या नेटवर्क सुरक्षा को निजी फर्मों को सौंपकर, या खुफिया जानकारी आधारित पूर्व अनुमानित पुलिसिंग को अपनाकर, या राज्य के आंतरिक ई शासन को विनियमित करके। क्वेश्चन नंबर 60 कौन सा रहेगा बताइए। दोस्तों इसका आंसर सी रहेगा, यानी कि जो राज्य के खुफिया जानकारी आधारित जो पूर्व अनुमानित पुलिसिंग को अपनाकर करती है। 61 देखें, बिहार के 2026 के पद्मश्री प्राप्तकर्ताओं को उनके विशिष्ट योगदान के साथ सम्मिलित कीजिए, है ना। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 61 दोस्तों मिलाता हूँ। आपका जो श्री विष्णु बंधु हैं तो वो आपके 2 नंबर पर जाएंगे, यानी कि डमकच लोक नृत्य का पुनरुद्धार के लिए जाने जाते हैं। श्री भरत सिंह भारती तो वो आपके तीसरे यानी कि भोजपुरी लोक संगीत का संरक्षण के लिए जाने जाते हैं। और श्री गोपाल जी त्रिवेदी हैं, वो केले के तने से संधारणी बिजली बनाने के लिए जाने जाते हैं। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 देखें, वैश्विक क्षमता केंद्र GCC नीति विशेष रूप से बिहार के मूल निवासी कर्मचारियों के लिए चरणबद्ध वेतन प्रतिपूर्ति का प्रदान करती है। अर्धचालक नीति 2026 निवेश प्रतिबद्धताओं से जुड़ी है और ₹1 प्रति एकड़ की दर में औद्योगिक भूमि प्रदान करती है। बताइए इसमें कितने कथन सही हैं, 1 और 2 दोनों इसी कथन सही है। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखें। 63 बोल रहा है कि मोइनुल हक स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय परिसर के रूप में पुनर्विकसित करने के लिए जो स्वीकृत बजट कितना है? 498.90 करोड़ और 350.50 करोड़, या 550.00 करोड़, या 6112.40 करोड़, कितना है बताइए। दोस्तों इसका आंसर डी रहेगा, यानी कि 6112.40 करोड़ इसका पूर्ण बजट है। 65 देखें, इसमें कह रहा है कि कथन कारण वाला है। 2026-27 के बजट में बिहार का जो बकाया सार्वजनिक ऋण है वो सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि GSDP का 29.68% का अनुमान है। और कारण देखें तो उधार ली गई धनराशि का उपयोग कड़ाई से अपने भारी राजस्व घाटे और दैनिक परिचालन खर्चों को पूरा करने के लिए कर रहा है। बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर आज का अब ए नहीं होगा, इसका आंसर सी होगा। क्यों? क्योंकि ए तो इसका सही है लेकिन जो कारण है वो गलत है। अब क्यों गलत है? क्योंकि ये तर्क जो है पूरी तरह से गलत है। क्यों? क्योंकि जो राज्य वास्तव में जो राजस्व अधिशेष होता है यानी कि रेवेन्यू सरप्लस की स्थिति बनाए हुए है, और उधार ली गई धनराशि का उपयोग दैनिक खर्चों यानी कि राजस्व घाटे के लिए नहीं बल्कि सड़क, पुल और अस्पतालों जैसे पूंजीगत संपत्तियों के लिए किया जाता है। इसलिए कथन ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 66 देखें, वही ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में है। तो इसको क्या करा है कि तहत जो अनिवार्य श्री बिन यानी कि 3 कूड़ेदान, घरेलू कचरा पृथक्करण प्रणाली यानी कि गीला, सूखा, खतरनाक के सही पद अनुक्रम को व्यवस्थित करें। बहुत आसान आंसर है। तो पहले पर जैव अपघटनीय कचरा रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका गैर जैव अपघटनीय कचरा रहेगा, फिर आपका घरेलू खतरनाक कचरा रहेगा, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। 67 देखें। अरे हाँ दोस्तों, इसका थोड़ा सा और देख लें। जो कचरा है इसका पता है कलर दिया गया है, तो इसको आप पढ़ के जाइए। कभी कभी कलर भी मिलाने को उसको दे सकता है, क्योंकि ये तो आपका नॉर्मल से क्वेश्चन हो गया है, लेकिन आप जो कलर है इसको आप याद करके जाइएगा। देखो, जो चरण 1 में जो हरा कूड़ेदान मिलेगा तो वो गीले कचरे के लिए है, ठीक है। और जो चरण 2 में आपको नीला कूड़ेदान मिलेगा वो आपको सूखे कचरे के लिए है। किसके लिए है? सूखे कचरे के लिए है। और जो चरण 3 मिलेगा वो लाल या काले कूड़ेदान के लिए है, ठीक है ना, जो खतरनाक अपशिष्ट हैं। 67 देखें। जो आपका AI है मंच भारत विस्तार का मुख्य रूप से किस अंतराल को पाटने के लिए डिजिटल विस्तार कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता है? शहरी कृषि भूमि का मुद्रीकरण, ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषज्ञों की भौतिक उपलब्धता, या अंतर्राष्ट्रीय वस्तु निर्यात मूल्य निर्धारण, या स्टार्टअप्स के लिए बीज वितरण रसद।
तो दोस्तों इसका आंसर बी रहेगा, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषज्ञों की जो भौतिक उपलब्धता है इसको लेकर ये लाया गया है। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो भारत में जो कृषि विशेषज्ञों और किसानों के बीच का जो अनुपात है बहुत कम है, जो ज़मीनी स्तर तक खेती संबंधी सलाह पहुंचने में बाधा डालता है। भारत विस्तार का वो मंच को एक डिजिटल विस्तार कार्यकर्ता के रूप में तैनात किया गया है। ठीक है, मोबाइल के माध्यम से स्थानीय भाषाओं में सलाह प्रदान करके यह सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषज्ञों की भौतिक उपलब्धता यानी कि फिजिकल एक्सपर्ट एबिलिटी की कमी को दूर करता है और कीट नियंत्रण, मौसम की सटीक जानकारी सीधे किसान तक पहुंचाता है। 68 देखें, 16वें वित्त आयोग के 36 हस्तांतरण यानी कि हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन के संबंध में क्वेश्चन पर विचार करें। इसने 10% भारांक यानी कि वेटेज के साथ एक नया जीडीपी में योगदान मानदंड पेश किया है। समानता इक्विटी के ऊपर दक्षता यानी कि एफिशिएंसी को प्राथमिकता देने के लिए आय दूरी यानी कि इनकम डिस्टेंस मापदंड को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। दोस्तों इसका आंसर ए रहेगा, क्योंकि पूरी तरह से समाप्त नहीं किया गया है, बल्कि जो विकसित राज्यों के बीच जो विवादास्पद हैं, मतलब यद्यपि यह जो विकसित राज्यों के बीच विवादास्पद तो हैं, लेकिन आय दूरी जो इनकम डिस्टेंस है, जो मापदंड को पूरी तरह समाप्त नहीं किया गया, बल्कि यह मापदंड बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे जो गरीब राज्यों के लिए समानता सुनिश्चित करना है और इसके भारांक को केवल संतुलित किया गया है, ना कि समाप्त किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 देखें, अगले 5 वर्षों के लिए जो बायोफार्मा शक्ति है का पहल के लिए कितनी वित्तीय राशि निर्धारित की गई है? 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 15,000 करोड़ या 20,000 करोड़? तो दोस्तों इसका आंसर बी रहेगा, यानी कि 10,000 करोड़ जो राशि है वो निर्धारित की गई है बायोफार्मा शक्ति के लिए, पहल के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 देखें, पैक्स से लिखा घोषणापत्र के साथ भारत का जुड़ाव किस रणनीतिक भू राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति करता है? वैश्विक अर्धचालक निर्यात पर एक अधिकार करना, या महत्वपूर्ण खनिजों के खनन को केवल घरेलू फर्मों तक सीमित करना, या केवल एशियाई देशों के लिए अंकीय मुद्रा नेटवर्क बनाना, या उच्च तकनीकी आपूर्ति श्रृंखलाओं को किसी एक एकल शक्ति के वर्चस्व से बचाना, यानी डी रिस्किंग? तो दोस्तों इसका आंसर डी रहेगा। बेसिकली अब जानते हैं कि जो अब चाइना है, जो क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं उनको 90% जो उनका भंडारण है वो होल्ड करता है। अब होल्ड करता है क्रिटिकल मिनरल्स, ऐसे मिनरल्स होते हैं जो पूरी सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर देते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से जो चाइना पर जो एक अधिकार बनाए रखा है उसको कम करना है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 70 का आपका डी रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 71 देखें, तो राजस्थान के डिजिटल पहचान अधिकार यानी कि राइट टू डिजिटल आइडेंटिटी अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। यह नागरिकों को गैर जरूरी अंकीय पदचिह्नों को मिटाने का अधिकार देता है। यह सभी राज्य विभागों के बीच नागरिक डेटा को बिना किसी प्रतिबंध के साझा करना कानूनी रूप से अनिवार्य बनाता है। और तीसरा, यह राज्य संचालित डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र प्रणालियों में अंकीय निगरानी से संबंधित चिंताओं को दूर करता है। तो दोस्तों इसमें कथन कौन सा सही रहेगा? इसमें 1 और 3 सही रहेगा, 2 आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह कानून विभागों के बीच नागरिक के डेटा को बिना रोक टोक साझा करने पर सख्त पाबंदी लगाता है और हर डेटा स्थानांतरण के लिए नागरिक की स्पष्ट सहमति को अनिवार्य बनाता है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। 72 देखें, 2026 के तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों ने विशेष रूप से किन अग्रदूतों के लिए मान्यता विस्तार किया है? ए, गहरे समुद्र में स्कूबा ड्राइविंग के लिए, या बी, जंगलों में धीरज वाली लंबी दौड़ के लिए, सी, समताप मंडल से पैराशूटिंग के लिए, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में साइकिल चलाने के लिए। तो दोस्तों 71 वाला जो क्वेश्चन है आपका, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, यानी कि जंगलों में धीरज वाली लंबी दौड़ के लिए। जो तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार है वो ऐतिहासिक रूप से पर्वतारोहण और पैराशूटिंग जैसी गतिविधियों को मान्यता देते रहे हैं। वर्ष 2026 में इसके दायरे का विस्तार करते हुए दुर्गम और कठिन क्षेत्रों में होने वाली एंड्रोइंग्स रनिंग यानी कि लंबी दौड़ के अग्रदूतों को भी इसमें शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे, रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया यानी कि DAP 2026 मसौदे के संबंध में कथनों पर विचार करें। खरीद भारतीय ITATM श्रेणी के लिए स्वदेशी सामग्री की अनिवार्यता घटाकर 40% कर दी गई है। दूसरा, प्लेटफॉर्म डिज़ाइन के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार यानी कि IPR अनिवार्य रूप से रक्षा मंत्रालय को स्थायी रूप से लाइसेंस प्राप्त करना चाहिए। इसमें कह रहा है कौन सा सही है? तो दोस्तों इसमें आपका बी आंसर हो जाएगा, पहला आपका गलत है। आइए देखते हैं क्यों गलत है। जो रक्षा विनिर्माण में जो आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया यानी कि DAP 2026 के मसौदे में स्वदेशी सामग्री की अनिवार्यता को 50% से बढ़ाकर 60% कर दिया, ना कि 40%, तो इसलिए गलत हो जाएगा। 74 देखें, प्रधानमंत्री ने भारत के पहले वाणिज्यिक अर्धचालक मेमोरी मॉड्यूल्स संयंत्र माइक्रोन ATMP का उद्घाटन कहाँ किया गया? अमरावती आंध्र प्रदेश, निकोसिया साइप्रस, बेहटा बिहार या सानत गुजरात में?
दोस्तों इसका आपका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि जो सानंद गुजरात है वहाँ पे उसका उद्घाटन किया गया है। 75 देखें, राष्ट्रीय दिव्यांगजन क्रिकेट महोत्सव का जो आयोजन है सामाजिक विमर्श को रणनीतिक रूप से किस दिशा में बदलती है? ए, प्रतिस्पर्धी आक्रामकताओं से मनोरंजन चिकित्सा की ओर, बी, वित्तीय स्वतंत्रता से राज्य प्रायोजित कल्याण की ओर, सी, सहानुभूति से पेशेवर खेलों के माध्यम से सशक्तिकरण की ओर, या डी, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से स्थानीय क्लब मैचों की ओर। दोस्तों इसका आंसर सी रहेगा, यानी कि जो राष्ट्रीय दिव्यांगजन क्रिकेट महोत्सव है केवल एक मनोरंजन कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह विकलांगता के प्रति सामाजिक नज़रिए को पूरी तरह से बदलने का एक सशक्त माध्यम है। यह संरचनात्मक और सामाजिक रूप से यह समाज की सोच को केवल सहानुभूति यानी कि सिंपैथी दिखाने के बजाय खिलाड़ियों की पेशेवर योग्यता, प्रतिस्पर्धा क्षमता और खेल कौशल को पहचानने का प्रयास करता है और उसकी ओर अग्रसर होता है।